Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Arushi and today we'll be doing a very quick revision on the whole of the topic of thyroid and the parathyroid. This is a must do topic for your surgery exams as well as your medicine because endocrine में से आजकल questions बहुत ज़्यादा आते हैं. Okay, and you cannot leave the thyroid and the parathyroid फॉर सर्जरी. आपके एक ना एक क्वेश्चन तो इसमें से पक्का ही आता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इसमें मल्टीपल टॉपिक्स है इसके अंदर ही. थायराइड में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं विच कैन बी कन्फ्यूजिंग. सो वील लर्न कि हाउ टू read them, how to write them, how to revise them, how to attempt the question in your exams, etc. etc. ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. एंड जिस तरीके से हम पढ़ेंगे इट नॉट ओनली अप्लाइज टू दिस थायराइड टॉपिक बट यू कैन ऑल्सो लर्न टू डू टॉपिक्स अदर टॉपिक्स विच आर कन्फ्यूजिंग फॉर यू इन दैट वे ऑल्सो. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं अपने क्विक रिविजन के साथ. हम कैसे करने वाले हैं क्विक रिविजन बिकॉज थायराइड में बहुत सारे टॉपिक्स हो गए हैं. ओके, सो वील बी लर्निंग थ्रू टेबल फॉर्मेट. एक पेपर लेके बैठना, आप लोग मेरी वीडियो देख लो, जो मेरे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन होंगे, अपना खुद का पेपर बनाओ, अपने खुद के पेपर पे वो सारे पॉइंट्स लिखो, स्टिक इट ऑन योर वॉल, रीड इट वंस twice thrice as many times as you can because this is a very confusing topic and a very high yielding topic as well, so you cannot leave this. ठीक है, पूरा वीडियो के या तो साथ साथ या वीडियो देखने के बाद आप जो मेरे पॉइंट्स होंगे थायराइड के जितने भी टॉपिक्स मैं कवर कर रही हूँ आपको उसको अपने पेपर शीट पे खुद लिखना है बिकॉज खुद लिख के ज़्यादा अच्छे से आपको याद होगा. ठीक है, सो इसमें एक और अमेजिंग चीज़ है कि हम जैसे इसको एक टेबल फॉर्मेट में बना देंगे, आपका सर्जरी के लिए भी यही यूज़ होगा, मेडिसिन के लिए भी यही यूज़ होगा बिकॉज आई हैव कंबाइंड टू सोर्सेज. मैंने सर्जरी से भी जितने पॉइंट्स मुझे सही लगे उनको क्रिस्प करके इस टेबल में डाला है, एज वेल एज मेडिसिन की भी बुक देख के जो पॉइंट्स मुझे सही लगे वो मैंने इस टेबल में ऐड कर दी है, तो आपको इसके बाद बुक देखने की ज़रूरत ना पड़े. सो दैट इज़ द माई मेन मोटिव कि आपका काम आसान हो जाए एंड यू कैन रिवाइज इट वंस फॉर ऑल. ओके, इसको एक बार ही लिखो और बस हो गया, इसके अलावा और कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सो व्हाट आर द टॉपिक्स विच आर कवर्ड इन माई नोट्स. ये सारे जो बहुत ही मुझे हाई यील्डिंग लगे मैंने इन्हें कवर किया है. मैंने भी अपने फाइनल ईयर एग्जाम्स में लास्ट मोमेंट पे सिर्फ ये 4 पेजेस, ये 4 टेबल जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ वो बनाई थी एंड इतने ही टॉपिक्स मैंने कवर किया था. सो थायरोग्लॉसल सिस्ट, मल्टीनोडुलर गॉइटर, पीसीटी, ग्रेव्स डिसीज, हाशीमोटोज, ठीक है, एसटीएन, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस पूछा जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म वर्सेस हाइपरथायरॉयडिज्म में आपको बेसिक क्लिनिकल फीचर्स आपको पता होने चाहिए कि क्या हाइपर में क्या क्या होता है, हाइपर में क्या क्या होता है. इट्स अ वेरी गुड थिंग टू नो. हाइपर पैराथायरॉयडिज्म एंड फियोक्रोमोसाइटोमा. फॉर आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर योर थ्योरी एग्जाम्स. इतने टॉपिक्स आप अच्छे से करके जाओ. ठीक है, इनमें से पक्का क्वेश्चन आता है. ओके, सो आर टेबल नंबर 1 जिसमें हम पढ़ेंगे थायरोग्लॉसल सिस्ट, MNG एंड PCT के बारे में. सो व्हाट इज़ थायरोग्लॉसल सिस्ट? यू कैन सी कि एक सेकेंड, या इन थायरोग्लॉसल सिस्ट यू हैव टू सी, मेरे हेडिंग्स देखो, डिसीज़ का नाम, स्पेशल पॉइंट्स, इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट. इनफ है. ठीक है, पेपर में लिख कर आओगे तो यही लिख कर आना कि इसके बारे में कुछ बोल दिया, इसके एक्स्ट्रा स्पेशल पॉइंट्स आपने बता दिए, इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट. दिस इज द मैनेज. सो लेट्स स्टार्ट विद द थायरोग्लॉसल सिस्ट. इट इज़ अ वेरी कॉमनली आस्क्ड टॉपिक एंड इसमें कैसे लिखना है आपको, तो स्पेशल पॉइंट्स, इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट, इतना इनफ है. ठीक है, सो व्हाट अबाउट थायरोग्लॉसल सिस्ट? इट इज़ अ मिड लाइन नेक स्वेलिंग. Again, a question can be arised in this कि what are the midline neck swellings you know of. ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन सी स्वेलिंग्स होती है जो मिड लाइन में होती है. ओके, नाउ व्हाट इज द स्पेशल पॉइंट अबाउट द थायरोग्लॉसल सिस्ट कि आपके PBQ में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में लिखा आएगा कि देयर इज अ मिड लाइन नेक स्वेलिंग विच मूव्स विद डेग्लूटेशन एंड टंग प्रोट्रूशन. ठीक है, एंड इसी से आपको समझ आ जाएगा कि जो डेग्लूटेशन के साथ भी
और टंग प्रोट्रूशन के साथ भी जो मूव करे वो थायरोग्लॉसल सिस्ट होता है। अब ऐसा क्यों? डेग्लूटेशन बिकॉज वो एक प्री ट्रेकियल फेशिया से अटैच्ड है, बेरीज लिगामेंट से अटैच्ड है, तो इसलिए दोनों की मूवमेंट साथ साथ होती है। एंड टंग प्रोट्रूशन क्यों? बिकॉज ऑफ अटैचमेंट विद फोरम एंड सीकम। ठीक है, नाउ वाई दिस थायरोग्लॉसल सिस्ट इज देयर? बिकॉज ऑफ द परसिस्टेंट थायरोग्लॉसल ट्रैक्ट, जो कि हट जाना चाहिए था, बट वो अगर वो पेटेंट रह जाता है आफ्टर योर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, देन यू डेवलप द थायरोग्लॉसल सिस्ट. Now, what is the most common location of the thyroglossal cyst? That is a subhyoid, hyoid के just नीचे. It is a fluctuant and trans-illuminant swelling. Again, a viva question can be asked, what are the various fluctuant swellings you know of, or what are the various trans-illuminant swellings that you know of? So ये भी आप comment section में बताइए कि आपको कौन कौन सी trans-illuminant वाली swellings पता है. ठीक है, it's a very important viva question. ना लॉन्ग स्टैंडिंग अगर ये हो जाता है थायरोग्लॉसल सिस्ट, तो ये हमारा मेलिग्नेंसी भी रिजल्ट कर सकता है, एंड कौन सी वाली? पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड. सो दीज आर द स्पेशल पॉइंट्स ऑफ थायरोग्लॉसल सिस्ट. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू इट्स इन्वेस्टिगेशन. सो व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस? यू विल डू एन FNAC. ठीक है, सारी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपको अच्छे से याद रखनी है. ठीक है, नाउ other investigations, technetium 99 scan, ultrasound neck and thyroid profile. Okay, what is the treatment? Again a very specific and a very important question कि इसमें cyst trunk procedure यूज होता है. वेरी इंपॉर्टेंट नीट PG क्वेश्चन एज वेल. तो वाइवा में क्या पूछा जा सकता है कि cyst trunk प्रोसीजर होता क्या है, इसमें क्या क्या रिमूव होगा? तो इट इज़ द रिमूवल ऑफ cyst, द पार्ट ऑफ अ hyoid bone, द सेंटर पार्ट एंड ट्रैक्ट टिल द बेस ऑफ टंग. ये तीन चीज़ें तीनों की तीनों बोलनी है, एंड दिस इज द cyst trunk प्रोसीजर. क्या क्या? सिस्ट का रिमूवल, सेंट्रल पार्ट ऑफ हायोइड बोन का रिमूवल, और ट्रैक्ट का टिल द बेस ऑफ टंग. ठीक है, now what will be the differential diagnosis of thyroglossal cyst? It can be subhyoid bursa, submental lymph node, pretracheal lymph node, solitary nodule thyroid, collar stud abscess and dermoid cyst. These can be the differential diagnosis. तो हमने एक ही छोटा सा टेबल में write this on your paper. आप इसको रिवाइज करते रह सकते हो. ठीक है, इट इज़ वेरी इजी टू रिवाइज दिस वे. ओके, हमारा मेन मोटिव स्टडी का क्या होता है कि हम एंड पॉइंट पे रिवाइज कर पाए. ठीक है, हमारा ये मकसद नहीं है कि हम सब कुछ याद रखें उस एक बारी पढ़े. नहीं, multiple revisions and a very crisp content which can be revised easily. ठीक है, तो हम ऐसे टेबल फॉर्मेट में इसको लिख लेंगे. ओके, नाउ कम्स द मल्टी नोडुलर गोइटर. ओके, इसमें सारे हमारे इतने नोड्यूल्स बन जाते हैं. तो वाई दिस हैपन्स इज ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग आयोडीन डिफिशियंसी और ड्यू टू गोइट्रोजेंस और हेरिडिटरी. ओके, नाउ देयर विल बी फ्लक्चुएशन इन TSH लेवल्स एंड डिसहार्मोजेनेसिस. ठीक है, तो ये हमारा क्यों हो रहा है मल्टीनोडुलर गोइटर? या तो कोई गोइट्रोजन प्रेजेंट है, या फिर हेरिडिटरी है, या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से. अब इसमें क्या क्या स्टेजेस होते हैं? इट कैन बी फर्स्ट कि यहाँ पे हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रोफी हो रहा है, दूसरा TSH फ्लक्चुएशन शो हो रहा है, एंड तीसरा कि नोड्यूल्स बन गए बहुत सारे. ठीक है, फीमेल्स में ये मोर कॉमन होता है, ये नॉन टेंडर होता है, इट मूव्स विद डेग्लूटेशन एंड इज वेरी स्लोली प्रोग्रेसिव. ठीक है, क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? थायराइड प्रोफाइल, अल्ट्रासाउंड टेक, FNAC, एक्सरे नेक, CT स्कैन, MRI, blood investigations, radioisotope scans and indirect laryngoscopy. These all are the investigations which you can mention in your theory answer sheet. Okay, now what comes the treatment? मल्टीनोडुलर गोइटर को ट्रीट कैसे करेंगे? तो इसका एक पार्ट आएगा ट्रीटमेंट का, एक पार्ट आएगा प्रिवेंशन का. ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है कि यू कैन डू थायरॉइडेक्टमी. नाउ दैट इज ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स: टोटल, सब टोटल एंड पार्शियल. ठीक है, जो हमारी सब टोटल होती है वो कॉमनली डन हो, मतलब कॉमनली हम वही करते हैं, और जो पार्शियल है उसका एक नाम है, दैट इज द हार्टली डनहिल ऑपरेशन. ठीक है, एंड पोस्ट ऑप हमें
उस पेशेंट को लीवोथायरोक्सिन अलग से प्रोवाइड करना है, बिकॉज अब तो सब रिमूव कर दिया है, थायराइड में कर दिया है, तो उसको हम थायराइड अलग से बाहर से एक्सटर्नली प्रोवाइड करेंगे, तो लीवोथायरोक्सिन पोस्ट ऑपरेटिव। ओके, व्हाट इज द प्रिवेंशन? आयोडीन रिच डाइट खाओ, ठीक है, लाइक एग्स, सी फूड, मिल्क, आयोडाइज सॉल्ट खाओ, एंड प्रिवेंट गोइट्रोजेनिक ड्रग्स, ओके, इन डाइट। तो ये जो ड्रग्स जिसमें गोइट्रोजन प्रेजेंट हो सकते हैं उनको भी अवॉइड करना है। तो दीज आर द प्रिवेंटिव पॉइंट्स एंड दिस इज द ट्रीटमेंट पॉइंट। ईजी, let's get on to the papillary carcinoma of thyroid, which is the most common cancer of the thyroid. And what are the risk factors of this is that radiation या thyroglosal cyst, हमने बोला था कि thyroglosal cyst हमारा papillary carcinoma thyroid बन सकता है, and Hashimoto's disease. दिस इज ऑल्सो मोस्ट कॉमन फीमेल्स, जो कि थायराइड की ज़्यादातर चीज़ें ना हमारी फीमेल्स में ही कॉमन होती है वैसे भी। ओके, इट स्प्रेड्स वाया लिम्फेटिक रूट एंड द लेटरल एब्रेंट थायराइड एंड द सर्वाइकल लिम्फ नोड्स आर पैल्पेबल, ठीक है। इसी को जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है वो हमारे पैल्पेबल होंगे, हम उन्हीं को लेटरल एब्रेंट थायराइड बोलेंगे। इसकी हिस्टोपैथोलॉजी इंपॉर्टेंट है, किसकी? पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में। आपने जब पैथोलॉजी पढ़ी होगी सेकेंड ईयर में, दिस वाज अ क्वेश्चन जो कि कॉमनली आज था, जिसमें हमें पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड का हिस्टोग्राम ड्रॉ करना पड़ता था। तो इसमें क्या क्या मिलेगा? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट पीजी एज वेल। कॉफी बीट न्यूक्लियस, ठीक है, एंड सामोमास बॉडीज। कमेंट करके बताइए कि सामोमा बॉडीज और किस किस में मिलता है, ठीक है। इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन एंड इट ऑल्सो हैज इंट्राड्यूक्लर इंक्लूजन्स। अब फाइनल ईयर में हो, इतना हिस्टो क्या बनाओगी, तो इसलिए पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए, तो वो मेंशन ज़रूर करना, बिकॉज हिस्टो के थ्रू ही आप इसको डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि इट इज़ अ पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, ठीक है। पैपिले मिलेंगे, ऑर्फन आयरन न्यूक्लियस मिलेगा, सामोमस बॉडीज मिलेगी, इंक्लूजन्स मिलेंगे, ठीक है। एंड अमंग्स ऑल द कैंसर्स ऑफ द थायराइड, जो कि जैसे लाइक फॉलिकुलर एंड ये पैपिलरी, ठीक है, एनाब्लास्टिक, इन सब में ये हमारा सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रोग्नोसिस वाला है, ठीक है। इसका स्कोरिंग सिस्टम अब आप देख लो, एजेस, एमएस एंड मैसेस, ठीक है। ये नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर थ्योरी पर्पस, बट डीपीजी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता नहीं चाहिए कि क्या है इसकी फुल फॉर्म। एजेस, एमएस एंड मैसेस। ए से एज, जी से ग्रेड, ई से एक्सटेंड, एस से साइज। एमएस में सिर्फ एम चेंज हो गया, यहाँ पे एम से मेटास्टैसिस आ गया। एंड मैसेस में यहाँ पे हमारा सी से कॉम्प्लिकेशंस इन सर्जरी ऐड हो गया, एंड आई से इन्वेजन ऐड हो गया है, ठीक है। तो बाकी सारा हमारा सेम है। Now, what is the investigation of choice in this is the FNAC. Okay, radioisotope scan में हमें cold nodule मिल सकता है. Cold nodules are more malignant than the hot nodules. Increase in TSH because it is a hormone dependent tumor. X-ray check करवाएंगे, ultrasound check करवाएंगे, MRI. Okay, and genetically हम इनका म्यूटेशंस या देखेंगे, इन जीन्स को देखेंगे, दैट इज द ब्राफ रेड PTC जीन्स। ओके, व्हाट इज द ट्रीटमेंट? अब इसका ट्रीटमेंट देखो, टोटल या नियर टोटल थायरैक्टमी, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी, लीवोथायरोक्सिन, सर्वाइकल लिम्फ नोड डिसेक्शन, मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन, हेमीथायरॉइडेक्टमी। यू कैन मेंशन ऑल दिस। नाउ सी, इसका फॉलो अप भी इंपॉर्टेंट है, आपके थ्योरी में अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अबाउट द फॉलो अप ऑफ द पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। ओके, फॉलो अप में क्या करोगे कि पोस्ट सर्जरी एक ट्रेडिशनल मेथड है, एक न्यू मेथड है। पहले क्या होता था कि वी वेट फॉर 4 to 6 weeks फॉर TSH टू इंक्रीज, ओके, एंड देन वी डू अ होल बॉडी आयोडीन स्कैन टू सी कि कोई रेजिडुअल डिसीज तो नहीं है या कोई बॉडी में मेटास्टेसिस तो नहीं है, ठीक है। बट आजकल हम क्या करते हैं, इतना वेट कौन करे, तो उसको रिकॉम्बिनेंट TSH पहले से ही दे देता है TSH इंक्रीज करने के लिए, और फिर अब हम होल बॉडी आयोडीन स्कैन करा लेते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर रेजिडुअल डिसीज या मेटास्टेसिस अगर आपको मिलती है, then we'll do the radio iodine ablation with iodine 131, and if it is absent तो लाइफ लॉन्ग फॉलोअप चलता रहेगा, TSH सप्रेशन होता रहेगा विद थायरोक्सिन, क्योंकि थायरोक्सिन उसको देते रहेंगे एक्सटर्नली। ओके, सो दैट वाज अबाउट द थायरोग्लॉसल सिस्ट।
द मल्टीनोडुलर गॉइटर एंड द पैपिलोरा कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। ठीक है, ये अपने 3 बड़े बड़े टॉपिक्स एक ही पेपर में A4 साइज के हमने सारे पॉइंट्स लिख के कवर कर दिए हैं। यू हैव टू राइट these points in the same manner in your own A4 size sheet. Now let's come to the other topics, that is the Graves, Hashimoto and solitary thyroid nodule. Again, very important topics. Okay, तो ग्रेव्स डिसीज में क्या हो रहा है? ग्रेव डिसीज इज एन ऑटो इम्यून डिसीज. नाउ वाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज. ठीक है, इसमें क्या होगा? यहाँ पे हमारे इंक्रीज with thyroid hormones and it is associated with diabetes mellitus, myasthenia gravis, pernicious anemia and vitiligo. Now what is the clinical features of Graves? यहाँ पे हमारे enlarged diffuse thyroid होगा. ठीक है, thyroid gland हमारा enlarged होगा and hyperthyroidism के features आएंगे, hyperthyroidism के. ठीक है, अब हम बाद में देखेंगे कि hyperthyroidism के क्या क्या features होते हैं, या फिर यहाँ पे भी लिखे हुए को. इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आई के साइंस जो हम पढ़ते थे ना, हमने ऑप्था में भी पढ़ा है. ठीक है, लाइक एक्सोप्थैल्मस, स्टेलवैग मतलब इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग. एक्सोप्थैल्मस को तो हमें पता है कि आँखें एकदम बाहर को आ रखी होती है. ठीक है, वो दिखता है. वॉन ग्राफे में लिड लैग, डायलरिपे में लिड रिट्रैक्शन. ठीक है, ये याद करने की कोशिश करनी है. ठीक है, एंड जॉफ्रॉय एब्सेंस ऑफ फ्राउन्स और लुकिंग अप, एंड मोबियस लॉस ऑफ एकोमोडेशन. इसमें तो एम से एम याद कर लो. एकोमोडेशन में मोबियस वाला आ रहा है, फ्राउन्स में जॉफ्रॉय, इसमें भी एफ आ रहे हैं, इसमें फ्राउन्स में भी एफ आ रहे हैं. डायल रिम्पल में यहाँ पे आर आ रहा है तो रिट्रैक्शन है. वॉन ग्राफे में लिड लैग, तो कैसे याद करो. ठीक है, स्टेलवैग में इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग. बस बाकी याद रख लो, ये 2 छोटे खुद याद रख लेना. ठीक है, अगर कोई निमोनिक मिला तो मुझे भी बताना. टेकिकार्डिया, muscle weakness, mixed edema, clubbing, heat intolerance, increase in sweating, nervousness, increase in appetite, hair loss, weight loss, diarrhea, dyspnea, behavior changes, insomnia. These are all the features of hyperthyroidism which will be seen in Graves' disease along with the eye signs. ठीक है, इसका प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या है? प्रेगनेंसी में भी थायराइड डिसीज बहुत सारे फीमेल्स के हो जाती है. इन्फेक्शन, इमोशन and puberty are also the other risk factors associated with Graves' disease. So what will be the investigations that you'll do? You'll see कि TSH का level downgrade हो रहा है and T3 T4 का level बढ़ रहा है. It is a hyperthyroidism. एंड रेडियो आइसोटोप स्कैन पे आपको हॉट नोड्यूल मिलेगा. ठीक है, इसमें आप थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का भी एस्टिमेशन कर सकते हो. ECG करवाओगे, टोटल काउंट करवाओगे, न्यूट्रोफिल्स जो एक्सेट्रा हमारी बेसिक इन्वेस्टिगेशन होती है, एंड थायराइड एंटीबॉडीज़ का एस्टिमेशन भी कराओगे बिकॉज दैट इज़ वॉट इज़ इंक्रीजिंग इन द ग्रेव्स डिसीज. ओके, हाउ विल यू ट्रीट? चिल्ड्रन में ओनली ड्रग्स आर नीडेड. ठीक है, ड्रग्स ओनली. प्रेगनेंसी में इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन. प्रेगनेंसी में कौन सा हमारा यूज़ होता है? एंटी थायराइड ड्रग, दैट इज़ द प्रोपाइल थायोयूरेसिल. एडल्ट्स विदाउट गॉइटर, उनको हम ड्रग्स देंगे और फिर रेडियो आयोडाइन एब्लेशन करेंगे. एडल्ट्स विद गॉइटर हम ड्रग्स देंगे और फिर हमें थायराइडेक्टमी करनी पड़ेगी. दैट कैन बी नियर टोटल और टोटल. ओके, एल्डरली केसेस में सिर्फ ड्रग्स आर इनफ, दैट रेडियो आयोडाइन एब्लेशन. और कौन कौन सी एंटी थायराइड ड्रग्स होती है? ये एक्स्ट्रा पॉइंट, दैट इज अ प्रोपाइल थायोयूरेसिल, लुगोल्स आयोडीन, मेथिमेजोल, कार्बिमेजोल. And other symptomatic relief which can be given by the beta blockers, calcium channel blockers, oral rehydration, eye patches and steroids. This is the treatment for the Graves' disease. ठीक है, now let's come to Hashimoto's. Hashimoto's क्या है कि इसमें हमारा ऑटो एंटीबॉडीज बनती है अगेंस्ट थायराइड के रिसेप्टर्स, थायरोग्लोबुलिन और थायराइड पेरोक्सीडेज. Now it is also associated with HLA, DR3B8. It is also associated with Down syndrome and Turner syndrome. Important question, PBQ में लिखा भी आ सकता है. Okay. Now, इनिशियली ट्रांजिएंट हाइपरथायरिज्म होता है इसमें, उसको हम कहते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस की स्टेज, जिसमें थायराइड के हार्मोन्स के लेवल बढ़े हुए होंगे. बट उसके बाद छोटे से टाइम के लिए थायरोटॉक्सिकोसिस था, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम के लिए प्रोलॉन्ग हाइपोथायरिडिज्म रहेगा.
एंड दिस इज अ वेरी डिफ्यूज नॉन कॉटोजेनस थायराइडाइटिस, पेनफुल इनलार्जमेंट, ये आपका पहला आया जो हाशिमोटो, जो पेनफुल है बहुत ज़्यादा। हाइपरप्लेजिया हो रहा है, फाइब्रोसिस हो जाएगा, फिर इन्फिल्ट्रेशन विद प्लाज्मा एंड लिम्फोसिटिक सेल्स। मोस्ट कॉमनली पेरीमीनोपॉजल वुमेन, इंपॉर्टेंट हाईलाइट बिकॉज पीबीक्यू में पेरीमीनोपॉजल लिखा आ जाएगा, एकदम दिमाग में आना चाहिए कि भाई हाशिमोटो की बात हो सकती है, डीडी बना के चलो, ठीक है। जैसे पीबीक्यू शुरू होता है, स्टार्ट मेकिंग डीडीज कि अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, उस फिर आप फिगर आउट करते रहो जैसे जैसे आगे क्वेश्चन पढ़ोगे। तो पेरीमेनोपॉज़ल वुमेन वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट। प्री कैंसर ऐसा, ये भी हमारा पैपिलरी कार्सिनोम ऑफ थायराइड में कन्वर्ट हो सकता है आगे जाके। सो व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन दैट यू विल डू फॉर हाशिमोटो? ऑटो एंटीबॉडी लेवल्स करवाओगे, हिस्टोपैथोलॉजी पे आपको लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन मिलेगा, ठीक है। एंड एक स्पेसिफिक सेल्स, टिपिकल सेल्स आपको मिलते हैं, दैट इज द एस्केनाजी सेल्स। याद करो, रट्टा मारो, हाशिमोटो में एक बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलती है, ठीक है। हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो, रोज देखो, एस्केनाजी सेल्स। एफएनएसी कराओगे और थायराइड प्रोफाइल कराओगे और ईएसआर आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। हाउ विल यू ट्रीट इट? बाय गिविंग थायरॉक्सी एंड स्टेरॉइड्स। एंड अगर गॉइटर है तो फिर सर्जरी करनी पड़ेगी, उसको थायरॉइडेक्टमी करनी पड़ेगी, ओके। नाउ लेट्स कम टू सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट commonly asked 5 marks question. So solitary nodule of thyroid में क्या लिखना है कि it is a single nodule and the most common site क्या है? Junction of isthmus and one lateral lobe. isthmus और वन लेटरल लोब के जंक्शन के बीच में एक सॉलिटरी थायराइड मिलता है, दैट इज द मोस्ट कॉमन साइट। इसको क्लासिफिकेशन, इट कैन बी बेनाइन, इट कैन बी मेलिग्नेंट, इट कैन बी इनडिटर्मिनेट, इट कैन बी नॉन डायग्नोस्टिक, बट द मोस्ट कॉमन टाइप इज द बेनाइन टाइप। इसके और क्या टाइप्स होते हैं? इट कैन बी टॉक्सिक, इट कैन बी नॉन टॉक्सिक, इट कैन बी हॉट, इट कैन बी वार्म, इट कैन बी कोल्ड। मोस्ट कॉमनली इट इज अ कोल्ड, ओके। ये हमें किस पे दिखता है? हॉट है, कोल्ड है, वार्म है, क्या है? ये हमें रेडियो आइसोटोप स्कैन पे दिखता है, ठीक है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस सॉलिटरी नोडुलर थायराइड? क्यों हो रहा है ये? इट कैन बी ड्यू टू पहले से ही कोई एडिनोमा प्रेजेंट हो, कार्सिनोमा प्रेजेंट हो, थायराइड सिस्ट प्रेजेंट हो, थायराइडाइटिस चल रहा हो, दिस कैन बी द कॉजेज। एडिनोमा में भी कोलॉइड मोस्ट कॉमनली, फीटल, एम्ब्रियोनल द अदर टाइप्स। कार्सिनोमा में भी पैपिलरी इज द मोस्ट कॉमन टाइप, अदर कैन बी फॉलिकुलर, मेडुलरी एंड एनाप्लास्टिक, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या मिलेगा? ट्रेकिया का डिविएशन बिकॉज ऑफ मास इफेक्ट। इफ रैपिडली द साइज इंक्रीजेस, होर्स वॉइस, डिस्फेजिया, तो आप समझ जाओ मेलिग्नेंट है, ठीक है। what will be the investigations? Investigation of choice is the ultrasounded guided FNAC. Along with the ultrasound guided FNAC, you can also do the ultrasound tech, thyroid profile, Doppler, serum calcitonin, PET scan, CT scan, MRI scan, X-ray neck, and radioisotope scan. This is how you have to increase the length of your answer in your answer sheet, because theory exams में पेपर भरना भी उतना ही important है. Also जैसे ब्रेस्ट में बायराइड स्कोर होता है, प्रोस्टेट में पायराइड्स, वैसे ही थायराइड में थायराइड स्कोर होता है. दैट इज 1 विच इज बेनाइन, 2 विच इज नॉट सस्पिशियस, 3 mildly suspicious, 4 moderately suspicious, and 5 highly suspicious. So if it's benign, then you have to just observe, or you can do hemithyroidectomy and give antithyroid drugs and radioactive iodine. Sorry. If it's malignant, you can do total or near thyroidectomy, radioactive iodine, and levothyroxine. So this is the treatment for solitary thyroid nodule. ठीक है, तो हमने एक और पेज कवर कर लिया है अपनी A4 साइज शीट पे. एक ये वाली टेबल पर ना लो, बिकॉज इसको रिवाइज करना बहुत आसान है. एंड दीज ऑल थायराइड टॉपिक्स आर वेरी कंफ्यूजिंग. जब आप बहुत सारे अलग अलग पढ़ते हो, टेबल के फॉर्मेट में पढ़ोगे तो आपको एक फोटोग्राफिक मेमोरी वे में भी याद रहेगा, एंड क्रिस्प एंड कंसाइज कंटेंट भी एक जगह मिल जाएगा, ठीक है. नाउ कम्स to some differentiating tables between the primary and the secondary thyrotoxicosis and hyperthyroidism. प्राइमरी में क्या हो रहा है? सिम्टम्स अपीयर फर्स्ट, देन थायराइड स्वेलिंग. सेकेंडरी में थायराइड की स्वेलिंग,
कम्स फर्स्ट. प्राइमरी में गोइटर जो है वो डिफ्यूज, स्मूथ, फर्म, सॉफ्ट एंड बोथ लोब्स आर इन्वॉल्व. सेकेंडरी में देयर इज अ लार्ज नोडुलर स्वेलिंग. Clinical features में much more severe in primary. Clinical features are of short duration. यहाँ पे eye signs, exophthalmos are very common. It is associated with autoimmune disease and hepatosplenomegaly can be present or cannot be. Young patients से ज़्यादा होता है. Entire gland is overactive and there is no pre-existing goiter. Secondary में क्या हो रहा है? It occurs in long-standing pre-existing multinodular goiter. It presents as a large nodular swelling. Clinical features are less severe. They appear late. They are of long duration. They are slowly progressive. These things are not common in this. It is associated with cardiac features. Adults में होता है, elderly में होता है. और सिर्फ internodular area is overactive, not the entire gland. This is the difference between प्राइमरी एंड सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस. ओके, इसमें देखते हैं. हाइपोथायरिज्म में ड्राई कोर्स हेयर, एलोपेशिया, लॉस ऑफ आईब्रो हेयर, पफी फेस, एनलार्ज थायराइड, स्लो हार्ट बीट, अर्थराइटिस, कोल्ड इंटॉलरेंस, डिप्रेशन, ड्राई स्किन, फैटीग, फॉरगेटफुलनेस, इनफर्टिलिटी, हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, मसल एक्स, वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन, ब्रिटलनेस एंड डल फीलिंग. ये सारी चीज़ें हमारा हाइपोथायरिज्म के फीचर्स हैं. इसके जस्ट अपोजिट हाइपरथायरिज्म है. ठीक है, यहाँ पे हमारा हेयर लॉस इज कॉमन टू बोथ, बट यहाँ पे ड्राई कोर्सर और एलोपेशिया पैची हेयर लॉस है. यहाँ पे बल्जिंग आइज मिलेगी, एनलार्ज थायराइड इसमें भी है, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इसमें स्लो हार्ट बीट, इसमें रैपिड हार्ट बीट, इसमें वार्म और मॉइस्ट पाम्स होंगे, इसमें कोल्ड इंटॉलरेंस है, इसमें हीट इंटॉलरेंस है, ये इरिटेबिलिटी में जाता है, स्वेटिंग होती है, यहाँ पे ड्राई स्किन है, ट्रेबर्स होते हैं, नर्वसनेस ज़्यादा होती है, इनफर्टिलिटी भी इज ऑल्सो कॉमन टू बोथ, स्कैम्पटी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, मसल वीकनेस, वेट लॉस, थिन, डायरिया, सॉफ्ट नेल्स, यहाँ पे वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन एंड ब्रिटल नेल्स. ठीक है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपोथायरिज्म, व्हाट आर द कॉज ऑफ हाइपोथायरिज्म. ठीक है, अब क्वेश्चन में आपका कोई भी आएगा, आप पहले उसको जान लो कि हाइपो है, हाइपर है. अब ये सारे फीचर्स भी तो लिख सकते हो क्लिनिकल सिम्टम्स में, है ना, तो आपका आंसर और बढ़ जाएगा. तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपो, दैट इज मोस्ट कॉमन इज द आयोडीन डेफिशिएंसी. हाशिमोटोज इज ऑल्सो हाइपोथायरिज्म. पहले ट्रांजिएंट हाइपोथायरिज्म होता था विच इज नोन एज थायरोटॉक्सिकोसिस, देन देयर इज प्रोलॉन्ग्ड हाइपोथायरिज्म इन हाशिमोटोज डिसीज. There is also something known as Wolff-Chaikoff effect, जिसमें हम आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपोथायरिज्म होता है कि आयोडीन सामने से एक्सटर्नली इतना प्रोवाइड कर दिया गया है कि बॉडी में नेगेटिव फीडबैक के थ्रू हाइपोथायरिज्म हो रहा है. नॉन फंक्शनल पिट्यूटरी एडिनोमा इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ हाइपोथायरिज्म. अब हम देखते हैं हाइपोथायरिज्म के क्या कॉजेज है. दैट इज मोस्ट कॉमन इज द ग्रेव्स डिसीज, सॉल्टी थायराइड नोड्यूल, टॉक्सिक नोडुलर गोइटर, इंक्रीज एक्सोजेनस कंजप्शन, एंड यहाँ पे हमारा बेस डाउ इफेक्ट भी आता है विच इज आयोडीन इंड्यूस. ठीक है, तो जॉस बेस डाउ इफेक्ट एंड TSH सिक्रीशन, पिट्यूटरी एडिनोमा एंड स्ट्रूमा ओवराई विच इज एन एक्टोपिक थायराइड. मतलब थायराइड का ही टिश्यू कहीं और प्रेजेंट है, एक्टोपिक थायराइड, दैट इज अ स्ट्रूमा ओवराई. दीज आर द कॉज ऑफ हाइपर थायराइडिज्म. ठीक है, तो ये आपने एक टेबल में डिवाइड करके ये टेबल भी लिख ली, ये टेबल भी लिख ली. ठीक है, ज़्यादातर अगर कोई वर्सेस वाले क्वेश्चन आएंगे तो इन दोनों में से आ सकते हैं. थायराइड इज फिनिश्ड. ठीक है, यही थे इंपॉर्टेंट थायराइड टॉपिक्स. We have covered thyroid growth cyst, multinodular goiter, PCT, Graves, Hashimoto, salty thyroid nodule, this different table, this different tables. Now comes the parathyroid. So, parathyroid में hyperparathyroidism is important and एक और topic हम पढ़ेंगे that is a pheochromocytoma, which is also known as chromatophyte tumor. Very important topics. ठीक है, अब hyperparathyroidism पे एक निमोनिक याद कर लो, बोन्स, स्टोन्स, ग्रोन्स एंड साइकेट्रिक ओवरटोन्स, या फिर मोल्स याद कर लो. ठीक है, मतलब बोन्स में ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं. ठीक है, जब भी आपके दिमाग में या क्वेश्चन सामने आए ना हाइपर पैराथायराइडिज्म, बोन्स, स्टोन्स, ग्रोन्स एंड साइकेट्रिक ओवरटोन्स, ऐसे एकदम आना चाहिए. ठीक है, हाइपर पैराथायराइडिज्म में.
बोन्स के क्या फीचर्स है? ब्राउन ट्यूमर, सब पेरियोस्टल रिसेक्शन, सॉल्ट एंड पेपर स्कल, ये सारे इसके एक्सरे फाइंडिंग है. बोन पेन विल बी द क्लिनिकल फीचर. स्टोन्स मतलब मल्टीपल किडनी स्टोन्स. ग्रोन्स मतलब कोली की पेन, पैनक्रेटाइटिस, एब्डोमिनल पेन. साइकेट्रिक ओवरटोन मतलब डिप्रेशन और मेमोरी लॉस. ओके नाउ, और इसके साथ और क्या फीचर्स होंगे? फैटीग, मसल वीकनेस, हाइपर कैल्सीमिया के फीचर्स आएंगे. ठीक है, हाइपरकैल्सीमिया में क्या होगा? पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, नॉक्चूरिया, कॉन्स्टिपेशन. दीज आर द हाइपरकैल्सीमिया फीचर्स. इट इज एसोसिएटेड विद men 1 and men 2A syndrome, renal dysfunction, radiation, postmenopausal females. What is the cause of hyperparathyroidism? क्यों ये पैराथायराइड इतना इंक्रीज हो रहा है? या तो हाइपरप्लेजिया की वजह से, या फिर कोई एडिनोमा विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज. इसमें हम क्या करेंगे? मियामी प्रोटोकॉल. मियामी प्रोटोकॉल में क्या होता है? रिमूव द ग्लैंड. सो देयर इज, जैसे हम ग्लैंड को रिमूव कर देंगे, फिर हम देखें कि देयर इज इन मोर देन 50% फॉल ऑफ PTH इन 15-20 मिनट्स. इसका मतलब कि हाँ, हमने सही चीज़ रिमूव करी है. सर्जरी हुई, हमने ग्लैंड को रिमूव किया. ठीक है, हम उसके 15 मिनट बाद देखेंगे कि पैराथायराइड के लेवल गिरा है या नहीं गिरा है मोर देन 50%. अगर गिरा है तो मतलब हमने सही चीज़ रिमूव करी. अक्सर क्या होता है, कुछ फैट, वो पैराथायराइड ग्लैंड इतने छोटे से होते हैं कि हम उसको, कोई फैट वगैरह होता है ना, वो समझ लेते हैं, पर नहीं. तो इसको चेक करने के लिए ये मियामी प्रोटोकॉल होता है. ओके, what are the investigations? Increase the parathyroid level, obviously. Hyperparathyroidism, तो क्या इंक्रीज होगा? पैराथायराइड. ठीक है, सीरम कैल्शियम इंक्रीज होगा, तभी हमने हाइपरकैल्सीमिया के फीचर्स पढ़े हैं. फॉस्फेट का डिक्रीज होगा. हम क्या कराएंगे? और एक्सरे कराएंगे हैंड का. ठीक है, एक्सरे कराएंगे हेड का. ठीक है, और अल्ट्रासाउंड नेक, CCT नेक, चेस्ट, और इसमें सिस्टम में भी स्कैन विच इज़ अ टेक्नीशियन स्कैन. और ये इंपॉर्टेंट है, सिस्टम में भी लिख देना. एंड यूरिन में कैल्शियम के लेवल्स हम देखेंगे, इट कैन बी नॉर्मल और इंक्रीज. एंड फॉस्फेट का लेवल देखेंगे, इट कैन बी इंक्रीज, क्योंकि फॉस्फेट सारा एक्सक्रीट आउट हो चुका है, तो सीरम फॉस्फेट डिक्रीज हो गया है. ठीक है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट? करेक्ट द फ्लूइड एंड द कैल्शियम लेवल्स फर्स्ट एंड देन फॉलोड बाय सर्जरी. व्हाट इज द सर्जरी? इट इज रिसेक्शन to remove all the diseased parathyroid, या फिर all 4 diseased. Then auto implantation of half of one gland is necessary. इन कहाँ पे ऑटो इम्प्लांट करेंगे? थोड़ा सा पैराथायराइड, क्योंकि बॉडी को थोड़ा पैराथायराइड तो रिलीज करवाना ही रहना चाहिए, सारे रिमूव नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा सा निकाल के स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड या फिर ब्रेकियोरेडियालिस में इसको लगा देंगे, इम्प्लांट कर देंगे. And again, non-disease, then look for any ectopic parathyroid. Okay, and other is thymectomy, and this is an accessory surgery which will improve the yield of this surgery. Okay, that is about the hyperparathyroidism. ये हमारे 4 पैराथायराइड ग्लैंड है, ये इसका enlargement है. Okay, now let's come to the last topic of this video, that is the pheochromocytoma, also known as chromaffin tumor. It is a tumor arising from the chromaffin cells of adrenal medulla. तो हमने parathyroid, adrenals and thyroid यहाँ पे पढ़ चुके हैं. adrenal medulla में most important questions is pheochromocytoma. ये dark brown black हो जाता है because इसमें कैटेकोलमीन्स का रिलीज होता है, एंड जैसे यहाँ पे जो एड्रिनल ग्लैंड है वो ब्लैक ब्राउनिश हो जाएगा. 20 to 60 years में होता है. It is a very slow growing and benign. You must have learned the 10% rule of pheochromocytoma, that 10% only are malignant, 10% only are familial, 10% only are paraganglioma, which is the extraadrenal, 10% are not associated with hypertension. तो इसमें MCQ आता है कि all pheochromocytoma patients are hypertensive. So that is the false, because 10% लोग ऐसे भी होते हैं जिनको hypertension ना हो. So this is a very important highlight point of previously asked question. Okay, 10% bilateral and 10% children में होता है. So this is the 10% rule. You can also remember the 5 P's of pheochromocytoma, that is the pressure, BP हमारा increase होगा because catecholamines release हो रहे हैं. ठीक है, increase production of catecholamines, that is epinephrine and norepinephrine. तो clinical features हमारे क्या आते हैं इसमें? hypertension,
कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, MI, पल्मोनरी एडिमा, सेरेब्रल हेमोरेज, डेथ भी हो सकती है, फीवर, पैल्पिटेशंस, पैलर, टिकेट ट्रेमर, स्वेटिंग, हेडेक. दिस आर द क्लिनिकल फीचर्स. 5 P's क्या है? प्रेशर, पेन, परस्पायरेशन मतलब स्वेटिंग, पैल्पिटेशंस एंड पैलर. तो ये हमारे 5 P भी हो गए. ग्रॉसली हमें क्या दिखाई देगा? इट इज अ सॉफ्ट स्पेरिकल एंड वेल डिमार्केटेड लीजन. कट सेक्शन में ग्रे डस्की ब्राउन कलर एंड एरियाज ऑफ नेक्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन कैन बी सीन. And this is a component of MEN2A, and it is also associated with von Hippel-Lindau syndrome. Okay. इसकी इन्वेस्टिगेशंस देखो, वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें हम क्या कराएंगे? आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा जब आप ये सारे कैटेकोलोपीड्स का ब्रेकडाउन पढ़ रहे होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा जो लास्ट एंड प्रोडक्ट वगैरह बनता है हमारा विनाइल मैंडेलिक एसिड होता है. ठीक है. तो इसमें आप 24 आवर यूरिनरी कैटेकोलोमीन्स कराएंगे या फिर उसके जो मेटाबोलाइट्स है लाइक बेटानेफ्रिन एंड VMA. तो हम इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज प्रीवियसली आस्क्ड कि क्या मेजर करते हैं? वी मेजर द कैटेकोलोमीन्स का लेवल 24 आवर्स इन यूरिन, और जो कैटेकोलोमीन्स के जो मेटाबोलाइट है लाइक मेटानेफ्रिन एंड विनाइल मैंडेलिक एसिड. ओके. माइक्रोस्कोपी में अब क्या देखेंगे? ट्यूमर सेल्स अरेंज इन नेस्ट विच इज नोन एज द Zell-Balen pattern, and these are separated by the fibrovascular stroma. Again important in respect to pathology also. ट्यूमर सेल्स कैसे होते हैं? लार्ज प्लियोमॉर्फिक ग्रैनुलर बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म एंड हमारा वेन्कुलर न्यूक्लियाई. ठीक है. इसके स्टेन्स भी याद रखो. दैट इज द NSE स्टेन, न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज स्टेन, एंड क्रोमोग्रानिन और NSE. These are also previously asked questions. Important है. NSE and chromographin are the stains used in the pheochromocytoma. और क्या करा सकते हैं? CT, MRI and iodine 131, MIBG scan, increase in Ki-67 which is a proliferative marker. ठीक है. What will be the treatment of pheochromocytoma? सर्जिकल रिमूवल हम करेंगे प्री ऑपरेशन के बाद. BP को कंट्रोल करेंगे, टेकिकार्डिया को कंट्रोल करेंगे बाय गिविंग द first alpha and then beta blockers. Okay. and sodium nitroprusside, IV fluids. मॉनिटर करेंगे हम सेंट्रल वेनस प्रेशर को, और हम आर्टीरियल मॉनिटरिंग भी करेंगे. एक्सिजन ऑफ चॉइस हमारा यहाँ पे क्या होता है? ओपन एड्रेनलेक्टोमी, ओपन करके एड्रिनल को रिमूव करेंगे. दैट इज द एक्सिजन ऑफ चॉइस. बट गोल्ड स्टैंडर्डली वी डू इट लैप्रोस्कोपिक एड्रेनलेक्टोमी. ओके. लाइगेट द एड्रिनल वेन फर्स्ट. सबसे पहले एड्रिनल वेन को लाइगेट करना है. ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने सर्जरी पढ़ के अलग से यहाँ पे लिखे हैं, जो वन लाइनर्स की तरह आस्क होते हैं कि फियोक्रोमोसाइटोमा में व्हाट इज द फर्स्ट लाइन, व्हाट इज द प्रिकॉशन, ऐसे करके. तो लाइगेट द एड्रिनल वेन फर्स्ट. अवॉइड ट्यूबर टू रप्चर टू प्रिवेंट रिकरेंस. पोस्ट ऑप हाइपोटेंशन हो जाता है तो कैसे ट्रीट करेंगे? प्लाज्मा एक्सपैंडर्स देके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके, स्टेरॉइड्स देके या वेजोप्रेशर्स देके. सो दैट इज द थर्ड टेबल विच इट वॉज द पैराथायरॉइड एंड द एड्रिनल्स. हमने बेसिकली 1 2 3 4 टेबल करी है. पूरा थायराइड हमने यहाँ पे कवर कर लिया है. दोबारा बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. वेरी इजी टू रिवाइज. एंड ये इसको खुद पेपर पे लिख के बना के रख दो. 4 पेपर में आपका पूरा एंडोक्राइन रिवाइज हो जाएगा. फॉर सर्जरी ऑल्सो, फॉर मेडिसिन ऑल्सो, इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल ट्रिक टू स्टडी थायराइड. Okay, that is all for this video. Like my video if you like my hard work and effort. Thank you for watching.